हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या आपको पता है यूरोप में राष्ट्रवाद कब और कैसे हुआ? चलिए जानते हैं। इस वीडियो में आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहला है फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। दोस्तों, यह है वह चित्र। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। यहाँ आप ज्ञानोदय के एक हाथ में उसकी मशाल भी देख सकते हैं और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद कब और कैसे हुआ। 19वीं सदी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिससे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्यों में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। आइए अब जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसे हुआ। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। फ्रांस में फिर स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली भी कर दिया गया और पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। चलिए दोस्तों, अब मुझे बताइए, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? जी हाँ, यह है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया गया था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित भी बनाया। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों में मुक्ति दिलाई। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के मानचित्र को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली के रूप में जानते हैं। तब वह राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। तो फिर राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, चलिए देखते हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार इन 4 प्रक्रियाओं में हुआ, जैसे कि कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, दूसरा उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने, तीसरा 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद और चौथा क्रांतिकारी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग में क्या क्या तब्दीली या क्या क्या चीजें वापरी।
सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म, जिसका अर्थ है आजादी। मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण का खत्म करना पक्ष में था। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्तिहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। आइए अब जानते हैं कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद कैसे हुआ। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारों रूढ़िवाद की भावनाओं से प्रेरित थी। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे चर्च, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। 1815 की वियना संधि यानी ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रीयों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी। 1815 में क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्र व्यवस्थाओं का विरोध करना से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जोसेपी मैत्सिनी। वह कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। तो चलिए दोस्तों, अब बताइए कि हमने आज क्या सीखा। हमने इस वीडियो में आज सीखा कि फ्रांस में राष्ट्र का विचार कैसे हुआ था और यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कब हुआ था। अब दोस्तों हम अगली वीडियो में सीखेंगे क्रांतियों का युग, जो कि 1830 से लेकर 1848 तक था। धन्यवाद।